अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट इज़ अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसा कि आपको मालूम है कि कॉन्स्टेंट हमारे पास ऐसी क्वांटिटी होती है दैट कैन नॉट बी चेंज, जो चेंज नहीं हो सकती ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती। दो तरह के कॉन्स्टेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास है लिटरल कॉन्स्टेंट, दूसरा हमारे पास है सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि लिटरल कॉन्स्टेंट क्या है और सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट क्या है। व्हाट इज़ लिटरल कॉन्स्टेंट? A literal constant is a value that is typed directly in the program. लिटरल कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है दैट इज़ टाइप, जो कि टाइप की जा सकती है डायरेक्टली इन अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के अंदर। इट अपीयर्स इन द प्रोग्राम वेयर एवर इट इज़ नीडेड। ये प्रोग्राम के अंदर जहाँ भी कहीं हमें ज़रूरत होगी हम इसको टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेनिंग स्ट्रिंग लिटरल कॉन्स्टेंट हेलो वर्ड। जैसे कि यहाँ पर सी आउट की स्टेटमेंट के थ्रू हेलो वर्ड को जो है वो बताया जा रहा है। जिस तरह से देखिए, सी आउट आपको मालूम है ना, सी आउट के थ्रू हम आउटपुट लेते होते हैं। उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर और उसके बाद इन्वर्टेड कोमास। यहाँ पर आप कोई भी मैसेज, स्ट्रिंग मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं हेलो वर्ल्ड के। कोई भी मैसेज हो सकता है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। जो भी चीज़ आप इन्वर्टेड कोमास के अंदर डिस्प्ले करवाते हैं वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसके बाद। सिमिलरली इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंट एज इक्वल्स टू 19, एज इज़ एन इंटीजर वेरिएबल एंड 19 इज़ अ लिटरल। अब यहाँ पर एज जो है हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है और 19 हमारे पास जो है वो एक लिटरल कांस्टेंट है। टाइप्स ऑफ लिटरल कांस्टेंट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिटरल कांस्टेंट। द फर्स्ट वन इज इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट कौन सा होता है? इंटीजर कांस्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। इंटीजर कांस्टेंट्स हमारे पास होते हैं होल वैल्यूज़, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 87, 45, -10, -5। इंटीजर कांस्टेंट में हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है विदाउट डेसिमल पॉइंट, यानी कि अशारिया के बगैर वाले जो नंबर्स होते हैं ना, होल नंबर्स होते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कौन से होते हैं? अशारिया वाली वैल्यूज़ जो होती हैं, दैट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज़ विद फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। ये ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है जिसमें फ्रैक्शन होता है या डेसिमल पॉइंट होता है। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स आर यूज। फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। The minus sign is used for negative floating point constants. If no sign is used, the value is positive by default. ये तो मैथ का आपको रूल मालूम ही है कि अगर किसी वैल्यू के साथ कोई भी साइन ना लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है वो नंबर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। द यूज़ ऑफ एफ और एफ एट द एंड ऑफ रियल वैल्यूज़ इंडिकेट दैट द वैल्यू इज़ फ्लोट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 50.75 ये भी हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। 10.22 ये भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है। 15.32 ये भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो डबल में हमारे पास जो है वो अशारिया वाली वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, ठीक है। लॉन्ग डबल में हमारे पास इस तरह की, जहाँ पर हमें ज़्यादा मिकदार में वैल्यूज़ को चाहिए होती है वहाँ पर हम लॉन्ग डबल इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग डबल जो है वो मेमोरी में ज़्यादा स्पेस लेता है। करेक्टर कॉन्स्टेंट्स हैं। एनी करेक्टर रिटन इन सिंगल कोट्स इज़ नो एज करेक्टर कांस्टेंट। जब भी करेक्टर आपने लफ्ज़ देखना है ना, तो करेक्टर का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर अगर एक मैं वर्ड लिखती हूँ कंप्यूटर, ये सिंपल एक वर्ड है, ठीक है, कंप्यूटर। इसमें सी एक करेक्टर है, ओ दूसरा करेक्टर है, एम तीसरा करेक्टर है, पी चौथा करेक्टर है, यू पांचवा करेक्टर है, टी
6 करेक्टर है, ई 7th है और आर जो है वो 8 करेक्टर्स है। यानी कि 8 करेक्टर्स मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं, दैट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, तो जब भी करेक्टर कांस्टेंट देखना है ना, यानी कि इसमें है कि एक करेक्टर होगा, वो कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। एनी करेक्टर रिटन इन सिंगल कोट्स इज़ नोन एज करेक्टर कांस्टेंट। ऐसा करेक्टर जो सिंगल कोट में लिखा हुआ नज़र आएगा आपको, जैसे कि ए लिखा हुआ है, ये सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, सिंगल कोट में लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, सिंगल कोट में लिखा हुआ है। ऑल अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स कैन बी यूज्ड एज करेक्टर कांस्टेंट्स। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स क्या होते हैं? अ सेट ऑफ करेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन इज कॉल्ड स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कांस्टेंट। जो डबल कोटेशन में लिखे होते हैं, देखिए यहाँ पर आप डबल कोटेशन लिखी हुई, ये भी डबल कोटेशन है, ये भी डबल कोटेशन है, तो ये जो हमारे पास ऐसे करेक्टर होते हैं इसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इट मे कंसिस्ट ऑफ एनी अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान 1 2 3 99 मॉल रोड लाहौर, ये सारा कुछ है स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, सिंबॉलिक कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? अ सिंबॉलिक कांस्टेंट इज अ नेम गिवन टू वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। A constant must be initialized. After a constant is initialized, its value cannot be changed. Symbolic constants are used to represent a value that is frequently used in a program. A symbolic constant pi can be used to indicate the value of pi, which is 3.14. Pi can be written in program wherever its value is required. Symbolic constants can be declared in two ways: const qualifier and define directive. अब सिंबॉलिक कांस्टेंट जैसे कि हमारे जो पाई है, ये हमारे पास एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है जिसकी एक प्री डिफाइंड वैल्यू है, तो इसकी प्री डिफाइंड वैल्यू को ही हम यूज़ करेंगे। आपने मैथ में एक ई पढ़ा होगा, ई की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, आई थिंक तो 1.72 कुछ इस तरह की वैल्यू है इसकी, तभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ई भी हमारे पास एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो दो तरीके हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिक्लेयर करवाने के, एक हमारे पास है कॉन्स्ट क्वालिफायर, दूसरा हमारे पास है डिफाइंड डायरेक्टिव। कॉन्स्ट क्वालिफायर क्या होता है? कॉन्स्ट क्वालिफायर इज़ यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट। ये भी एक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। द कांस्टेंट इज़ डिक्लेयर्ड बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम एंड डाटा टाइप। जो कॉन्स्ट क्वालिफायर होता है ना, उसको डिक्लेयर करने के लिए उसका नेम और उसकी डाटा टाइप बताना ज़रूरी है। द कांस्टेंट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड विद सम वैल्यू। कांस्टेंट को ज़रूरी है किसी न किसी वैल्यू से इनिशियलाइज़ करवाना। ठीक है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इनिशियलाइज़ का मतलब बताया था। फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशियलाइज़ का मतलब क्या होता है? इसमें हमेशा एक इक्वल साइन इस्तेमाल करते हैं। मैथ में तो ये इक्वल साइन है ना, लेकिन यहाँ पर ये एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है, वो कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कोई करैक्टर वैल्यू हो सकती है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, कोई कांस्टेंट या करैक्टर वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। द इनिशियलाइज्ड वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो भी वैल्यू आपने इनिशियलाइज की है ना कोई किसी भी कॉन्स्ट क्वालिफायर को, वो आफ्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद भी वो चेंज नहीं होगी। सिंटैक्स क्या है? द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग कॉन्स्टेंट्स विद कॉन्स्ट क्वालिफायर इज एज फॉलोज। कॉन्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉन्स्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसकी डाटा टाइप बताएंगे, उसके बाद आइडेंटिफायर बताएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और वैल्यू, और लास्ट पे टर्मिनेटर के साथ लाजमी टर्मिनेट करना है। ठीक है, कॉन्स्ट क्या है? कॉन्स्ट हमारे पास एक कीवर्ड है। एक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड यूज़ करते हैं। डाटा टाइप जो है, इट इंडिकेट्स द डाटा टाइप ऑफ द कांस्टेंट। ये कांस्टेंट की डाटा टाइप बताएगा। आइडेंटिफायर क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द कांस्टेंट। ये कांस्टेंट का नेम हो सकता है। वैल्यू क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू विद विच द कांस्टेंट इज इनिशियलाइज्ड। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने एक कॉन्स्ट यूज़ किया हुआ है। देखिए, कॉन्स्ट कीवर्ड है, इंट डाटा टाइप है, एन आइडेंटिफायर है, इक्वल 100। ठीक है, अब हमने क्या किया है,
एक कॉन्स्ट यूज़ किया। कॉन्स्ट जो है ना, ये कीवर्ड एज इट इज़ आपने इस्तेमाल करना है। आपने बताना है कि इंटीजर डाटा टाइप कोई भी है, ठीक है। सपोज हमने ए यहाँ पर तो है ना, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी A to Z कोई भी आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू 5 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है कांस्टेंट डिक्लेयर करवाने का। अभी फ़िलहाल ना ये जो तरीक़ेकार है ना, ये तरीके देख लें कि कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करवाते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करवाते हैं, डिक्लेरेशन में और इनिशियलाइजेशन में क्या फ़र्क है। ये चीज़ें फ़िलहाल आप अभी गौर से देख लें, इसका कंसेप्ट अभी ना अपने माइंड में रख लें। आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोग्रामिंग में यही वाले कॉन्सेप्ट यूज़ होने, अगर यही वाले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए ना, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हुए, तो प्रोग्रामिंग आपके लिए ईजी हो जाएगी। डिफाइन डायरेक्टिव क्या है? डिफाइन डायरेक्टिव इज़ ऑल्सो यूज टू डिफाइन अ कॉन्स्टेंट। इसको भी हम कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट क्वालिफायर एंड डिफाइन डायरेक्टिव इज़ दैट डिफाइन डायरेक्टिव डज नॉट स्पेसिफाई द डाटा टाइप। अब कॉन्स्ट पे ये भी हम कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करवाने के लिए यूज़ करते हैं, डिफाइन को भी हम कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करवाने के लिए यूज़ करते हैं। अब कॉन्स्ट का क्या और डिफाइन में दोनों में क्या फ़र्क है? आपने देखा होगा कि कॉन्स्ट के अंदर अगर हम कोई कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करवाते हैं ना, तो वहाँ पर उसकी डाटा टाइप भी हम बताते थे, लेकिन डिफाइन के अंदर हम डाटा टाइप नहीं बताएंगे, ठीक है। डिफाइन डायरेक्टिव स्टार्ट्स विद द सिंबल हैश। डिफाइन डायरेक्टिव जो है वो हैश सिंबल के साथ जो है वो स्टार्ट होगा, लेकिन जो कॉन्स्ट है ना, वो हैश सिंबल के साथ नहीं, बल्कि किसी भी सिंबल के साथ नहीं हम उसको स्टार्ट करेंगे। इट इज़ नॉट टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन, और ये सेमीकोलन के साथ भी टर्मिनेट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने कॉन्स्ट क्वालिफायर देखा था ना, तो कि यहाँ पे हमने कॉन्स्ट कीवर्ड इस्तेमाल किया, उसके बाद उसकी डाटा टाइप बताई है, आइडेंटिफायर है, इक्वल है, वैल्यू है और टर्मिनेटर लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए डिफाइन डायरेक्टिव में हमने स्टार्ट में हैश साइन इस्तेमाल किया हुआ है, डिफाइन कीवर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, आइडेंटिफाइड नेम है और वैल्यू है। कोई यहाँ पर हमने इक्वल का साइन नहीं इस्तेमाल किया है, ना ही यहाँ पर हमने टर्मिनेटर इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल जो है, हैश डिफाइन पाई 3.14, ये इसकी वैल्यू, ठीक है। अब राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द रेडियस ऑफ अ सर्कल। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या करना है, इनपुट्स द रेडियस ऑफ अ सर्कल। जो रेडियस है ना, रेडियस की वैल्यू हमने इनपुट करवानी है, ठीक है। इसका मतलब ये, एंड डिस्प्लेस द सर्कमफेरेंस बाय यूजिंग फार्मूला 2πr। और हमने सर्कमफेरेंस शो करना है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला आपको मालूम है, 2πr इसका फार्मूला है, ठीक है। स्टोर द वैल्यू ऑफ पाई इन द कांस्टेंट बाय यूजिंग डिफाइन डायरेक्टिव। अब हमने डिफाइन डायरेक्टिव इस्तेमाल करना है कांस्टेंट के अंदर वैल्यू जो है वो सेव करवाने के लिए। अब करना क्या है, सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। देखिए पहली लाइन देखिए, बाकी लाइन अभी ना फ़िलहाल आपने बाकी लाइन को करना है, जैसे वो है ही नहीं है। देखिए बाकी लाइन्स में ना इसके ऊपर ऐसे लगा देती हूँ लाइन्स। बाकी लाइन्स सपोज आप ऐसे फिल करें, है ही नहीं है। हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट आयोस्ट्रीम डॉट एज एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, जो आयोस्ट्रीम डॉट एज हेडर फाइल है ना, ये इंक्लूड करवाइए। क्यों करवाइए? क्योंकि इसके अंदर इनपुट और आउटपुट की जो फंक्शंस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उसकी डेफिनेशन आयोस्ट्रीम डॉट एज में पड़ी हुई है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन पे, हम नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं। नेक्स्ट लाइन कौन सी है? अब ऊपर वाली लाइन मेरी ख़त्म कर रही हूँ। हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, नज़र आ रही है, देखें हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इसको ये आई थिंक सो हाईलाइट नहीं होती, ये हाईलाइट नहीं होगी मेरे ख्याल में। हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। अब कोनियो के अंदर जो किस फंक्शन की डेफिनेशन मौजूद होगी, एक यहाँ पर हमने क्लियर स्क्रीन CLR SCR क्लियर स्क्रीन का एक फंक्शन इस्तेमाल किया है ना,
उसकी डेफिनेशन किस में पड़ी हुई है, कोनी डॉट एच में पड़ी हुई है। एक इसके अंदर हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे गेट सी एच का, उसकी डेफिनेशन किस में पड़ी हुई है, उसकी डेफिनेशन कोनियो डॉट एच में पड़ी हुई है। इस वजह से कोनियो डॉट एच को इंक्लूड करवाना ज़रूरी है, ठीक है। अब तीसरी लाइन चेक करें, तीसरी लाइन हमारे पास ये वाली लाइन चेक करें, ये वाली, ये मैंने कर दी है। हैश डिफाइन पाई 3.14। अब इन्होंने कहा था डिफाइन डायरेक्टिव इस्तेमाल करना है और इसको डिक्लेयर करवाना है, पाई कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करना है, ठीक है। हैश डिफाइन पाई 3.14, लाइन समझ लगी है। हमने यहाँ पर क्या किया, एक पाई कॉन्स्टेंट डिफाइन कर दी है। अब नेक्स्ट देखें ज़रा, ये वॉइड मेन, आपको पता है ना, सबसे पहले जो कंट्रोल है हमारा किधर जाएगा, मेन फंक्शन के पास जाएगा। जब तक मेन फंक्शन हमने यूज़ नहीं ना किया अपने प्रोग्राम के अंदर, तब तक हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, वो जो कंपाइलेशन जो है सक्सेसफुली नहीं होगी। एग्जीक्यूशन तो हो जाएगी, सॉरी कंपाइलेशन तो हो जाएगी, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होगी, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा। सबसे पहले हमारा कंट्रोल इधर जाएगा, मेन के पास। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या किया, डेलीमीटर स्टार्ट की है, ये डेलीमीटर स्टार्ट की है। उसके बाद देखें, उसके बाद हमने फ्लोट आर कॉमा एरिया, दो वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिए, ठीक है। फ्लोट टाइप का दो वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिए। एक आर जो है वो क्यों डिक्लेयर करवाया, रेडियस के लिए, ठीक है, रेडियस के लिए। और इसके बाद एरिया, एक और फार्मूला हमने डिक्लेयर करवाया एरिया के नाम से, ठीक है। अब देखिए क्लियर स्क्रीन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमने कहा स्क्रीन को क्लियर कर दो, ठीक है। CLR क्लियर स्क्रीन, इसका मतलब है स्क्रीन को क्लियर कर दो, ठीक है। अब हमने, इन्होंने कहा था कि इनपुट लेनी है वैल्यू, इनपुट रेडियस, इनपुट लेनी है ना, तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज यूज़र को देंगे, सी आउट एंटर रेडियस, एंटर करो रेडियस, ठीक है। जैसा सिंटैक्स आपने लिखा हुआ इधर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, सेम वैसे का सिंटैक्स आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद सीन एक्सर्शन ऑपरेटर, आर और टर्मिनेटर। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आर में वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ना, एक ब्लैक सी स्क्रीन नज़र आएगी आपको, और उसमें वहाँ पर एक मैसेज मिलेगा आपको, एंटर रेडियस। कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि रेडियस की वैल्यू एंटर करें, आप रेडियस की वैल्यू एंटर करेंगे, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर जो था इन्होंने फार्मूला बताया कि 2πr, ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हमने क्योंकि फ्लोट इस्तेमाल कर रहे हैं इस वजह से 2.0, हमने क्या करना है, हमने करना है एरिया इक्वल्स टू 2.0 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। 2.0 PI से मल्टीप्लाई करेगा और जो वैल्यू आएगी उसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, एरिया में, एरिया में जाकर रिज़ल्ट स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब जो रिज़ल्ट आ गया वो भी तो हमने आउटपुट करवाना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर इन्वर्टेड कॉमास एरिया इक्वल्स टू, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है ना, ये मैसेज एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर एरिया। अब चूंकि हमने इसको बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिखा हुआ है, तो जो भी वेरिएबल बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिखेंगे ना, उसकी वैल्यू शो करवाएगा हमारा कंप्यूटर, ठीक है। अब लास्ट पे यूज़ किया हुआ है गेट सी एच, गेट सी एच, इसका मतलब है गेट करैक्टर, गेट करैक्टर, ठीक है। अब जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ना, तो ये प्रोग्राम इस तरह से एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले हमारा कंट्रोल मेन के पास जाएगा, मेन के पास जाने के बाद कंट्रोल बॉडी में एंटर होगा, देखिएगा फ्लोट आर एरिया, दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए उसने,
उसके बाद जाएगा क्लियर स्क्रीन फंक्शन के पास, वो देखेगा इसकी डेफिनेशन किधर है, वो कोनियर डॉट एज के पास आएगा, उसकी डेफिनेशन उसको मिल जाएगी। उसके बाद तीसरी लाइन पे जाएगा सी आउट एंटर रेडियस, जब रेडियस के पास आएगा ना, अब सी आउट के देखेगा सी आउट की डेफिनेशन किधर पड़ी हुई है, तो वो आयो स्ट्रीम डॉट एच में देखेगा, उसकी डेफिनेशन उसको मिल जाएगी ना। तो उसके बाद अगली लाइन पे आएगा सी इन एक्सर्शन आर, अब सी इन की डेफिनेशन उसको मालूम ही नहीं है, तो वापस वो सी आयो स्ट्रीम डॉट एच में देखेगा इसकी डेफिनेशन, और उसके बाद एरिया देखेगा, एरिया जो है पहले से हमने डिफाइन किया हुआ है, इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यूज़ को एरिया के अंदर स्टोर करवाएगा और एरिया को यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा, गेट सी एच के पास आएगा और यहाँ पर जो है कोनियों के अंदर देखेगा, उसकी वैल्यू उसको मिल जाएगी। इस तरह से वो कैलकुलेशन कर देगा। अब पी आई की जो है ना वो देखेगा कि ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन होने के बाद एरिया के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, एरिया का जो भी रिजल्ट होगा यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एक प्रोग्राम, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपने ना इसको टर्बो सी आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा, इसके मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको तरीकाकार बताया था किस तरह से टर्बो सी को हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ना ये प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिएगा और उसको मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट का समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।